हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अगर आप फाइनेंशियली रिच हो देन डिसकंटिन्यू दिस वीडियो, नो पॉइंट वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप फाइनेंशियली रिच बनना चाहते हो तो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आज के टॉपिक का नाम है 3 फोर्सेस दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम बिकमिंग रिच। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज के डायरेक्टली प्रेजेंटेशन पे आते हैं, जिसमें मैं ये 3 फोर्सेस कौन से हैं और उसका मतलब क्या है, और एंड ऑफ द वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा जो मुझे लगता है इसके बारे में। सो आज के टॉपिक पे आते हैं, कौन से ऐसे 3 फोर्सेस है। तो सबसे पहला है टैक्सेस, जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल वेलबीइंग बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। सो एक के बाद एक हम देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं 3 फोर्सेस कौन से हैं। सो टैक्सेस, इन्फ्लेशन एंड डेट, कर्जा। ये 3 फोर्सेस है जो आपको फाइनेंशियल अबंडेंस से दूर रखते हैं। सो एक बार मुझे ऑर्गेनाइज करने दीजिए ये प्रॉपरली। यस। सो टैक्सेस कौन से होते हैं वो पहले हम देखते हैं। सो इनकम टैक्स होता है, आपको पता होगा आप कौन से इनकम टैक्स के स्लैब में आते हो। जीएसटी होता है, वो भारत का हर नागरिक पे करता है जब भी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाय करता है। प्रोफेशनल टैक्स होता है, अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो 2500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता है एनुअल बेसिस पे। हर एक स्टेट का ये अलग टैक्स है। वेल्थ टैक्स है, सरचार्ज, मतलब अगर आपका इनकम 50 लाख के ऊपर है तो आपको एक एक्स्ट्रा सरचार्ज भरना पड़ता है इनकम टैक्स के ऊपर। प्रॉपर्टी टैक्स होता है, कैपिटल गेन टैक्स होता है, कोई भी असेट्स आप बेचते हो तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है, मतलब म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स खरीदी करते हो तो उसके ऊपर ट्रांजैक्शन टैक्स भरना पड़ता है। स्टैम्प ड्यूटी होता है, जब या प्रॉपर्टी खरीदी करते हो या कोई भी असेट खरीदी करते हो तो उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ता है। और रोड टैक्स होता है। सो ये बाय एंड लार्ज जो जितने मुझे पता है मैंने आपको लिस्ट आउट किए हैं। और भी कुछ आपको टैक्सेस पता है तो चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में डालिए आप। सो ये 9 टैक्सेस आपको भरने पड़ते हैं बाय एंड लार्ज। सो आपको समझना ये पड़ेगा टैक्सेस गवर्नमेंट क्यों लेती है। सो आपको एक बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा या गरीबों के लिए जो बहुत सारे स्कीम्स चलाए जाते हैं उसके लिए एक रेवेन्यू लगता है या पैसे लगते हैं, वो आपके टैक्स के थ्रू कलेक्ट किए जाते हैं और वहाँ पे यूटिलाइज किए जाते हैं, ऐसा आपको बताया जाता है। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ शायद आपको बुरा लगे या आप में से जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो अग्री नहीं करे। आपके कुछ अलग ख्याल है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन मेरा टेक मैं आपको बताऊंगा टैक्सेस क्यों होते हैं। तो टैक्सेस इसके लिए होते हैं क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए जाते हैं उसके लिए आपसे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उससे कभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, तो बाहर से पैसा रेस करना पड़ता है गवर्नमेंट को। और ये गवर्नमेंट को जो पैसा रेज करना पड़ता है उसका जो इंटरेस्ट है और उसका ईएमआई पेमेंट है वो करने के लिए टैक्सेस से पैसा लगता है। प्लस जो भी गवर्नमेंट सेंटर में है या स्टेट में है वो बहुत सारी गरीबों के लिए स्कीम्स चलाती है। तो क्यों स्कीम्स चलाती है? क्योंकि हमेशा आप देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ज़्यादा तबका होता है जो गरीब होता है, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन होता है, जिनके वोट के वजह से गवर्नमेंट आती है। रिच लोगों के वोट के वजह से कभी भी स्टेट कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं होके आ सकती है। सो गरीबों के लिए कुछ डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम्स बनाए जाते हैं। तो उसके लिए जब भी कर्जा लिया जाता है बाहर से, इंडिया हमेशा बाहर से रेस करती है कर्जा, या फिर बॉन्ड रेस करके, मतलब बॉन्ड सेल करके पैसे रेस करती है, तो उसका ईएमआई और इंटरेस्ट पेमेंट के लिए मोस्ट ऑफ द ये जो टैक्स का पैसा है वो यूटिलाइज किया जाता है। सो टैक्स जितना ज़्यादा इसका मतलब गवर्नमेंट उतना एफिशिएंट अकॉर्डिंग टू इनएफिशिएंट अकॉर्डिंग टू मी। सो गवर्नमेंट के इनएफिशिएंसीज का पैसा आपको भुगतना पड़ता है टैक्स के ज़रिए। ये मेरी सोच है, अगर आपकी कुछ अलग है, ऑफकोर्स जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उनकी सोच अलग होगी। कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी है उसके ऊपर मैं रिप्लाई करूँगा। सो आपको जो टैक्स भरना पड़ता है, मान लीजिए आपका एनुअल इनकम 20 लाख रुपए है, उसमें से समझ लीजिए ओवरऑल ये 9 टैक्स पकड़ के आपने साल में 10 लाख रुपए भर दिए, तो आपके पास सिर्फ 10 लाख रुपए
बचे जो कि आपको खर्चा करना है बाकी सब चीज़ों के लिए एक्सपेंडिचर करना है, सो उतना आपका फाइनेंशियल अबंडेंस आपसे दूर जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर आपको सेव करना है थ्रू टैक्सेस, तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले अवेयरनेस आपको करना पड़ेगा टैक्स के बारे में कि एग्जैक्टली टैक्सेशन होता कैसे है, क्यों होता है। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, उनका इनकम जब भी बढ़ता है 5 लाख से फॉर एग्जांपल 20 लैक्स होता है, ग्रेजुअली जब भी होता है 25 लैक्स, तो उनको बहुत बुरा लगता है टैक्स भरने के लिए, क्योंकि जब भी 5-6 लाख का इनकम होता है तभी ज़ीरो टैक्स होता है उनको, और जैसे 20-25 लाख उनका इनकम हो जाता है डायरेक्टली 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं और मंथली कट होना दिखता है उसको। सो वो एडवाइस लेते हैं किसका? सीए का एडवाइस लेते हैं या फिर अपने फ्रेंड का एडवाइस लेते हैं जिसका इनकम उतने लेवल का है। सो फ्रेंड ने जनरली होम लोन लिया होता है। सो होम लोन लेने से थोड़ा सा टैक्स बचता है आपका, लेकिन जो एक हिंदी में कहावत है, कुराड़ी पे पैर मारना, टैक्स बचाने के लिए घर लेना मतलब कुराड़ी पे पैर मारने जैसी चीज़ है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? तो जब भी आप होम लोन लेते हो तो 24B सेक्शन और 80C सेक्शन के अंडर आपको अप्रॉक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ का बेनिफिट मिलता है 24B सेक्शन के अंडर अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप में से कोई सीए है तो कमेंट में डालिए कुछ मैंने गलत कहा होगा तो। 60,000 सालाना बचाने के लिए आप समझ लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेते हो और उसके ऊपर जीएसटी भरते हो डे 1 पे, स्टैम्प ड्यूटी भरते हो डे 1 पे। सो मैं मुंबई में रहता हूँ, सो मुंबई में आप देखोगे 1 करोड़ का आप घर लोगे तो 12 लाख रुपए आपको डे 1 पे भरने पड़ेंगे स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी पकड़ के। सो 12 लाख रुपए टैक्स में आप डे 1 पे भर रहे हो और बचा रहे हो 60,000 रुपये। इससे कहते हैं कुराड़ी पे पैर मारना। सो मुद्दा ये है कि अवेयरनेस आपको होना चाहिए कि क्या चीज़ से मेरे टैक्सेस बच सकते हैं। सो एट द टाइम ऑफ बाइंग द असेट आपको पता होना चाहिए उसके ऊपर मैं कितना टैक्स भर रहा हूँ, और एट द टाइम ऑफ सेलिंग द असेट्स, यहाँ पे मैंने शेयर्स लिखा है, एक्चुअली असेट्स होना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द असेट्स मुझे कितना टैक्स का इम्प्लीकेशन आना पड़ने वाला है, वो भी उसका मेरा आंसर डे 1 पे मेरे पास होना चाहिए। जो लोग भी घर लेते हैं ना एज ए इन्वेस्टमेंट, ये दोनों चीज़ का उनके पास आंसर नहीं होता है, इसलिए घर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 1 करोड़ का घर आपने ले लिया, 12 लाख रुपए आपने डे 1 पे टैक्स भरा उसके ऊपर। इसका मतलब जो चीज़ की वैल्यू 1 करोड़ थी, ऐसा समझ लेते हैं हम 1 करोड़ थी, वही डे 1 पे आपने 1 करोड़ 12 लाख में ले ली। सो 12% आपने एक्सपेंसिव खरीदी है वो चीज़ डे 1 पे। मान लेते हैं 15 साल के बाद उसकी XYZ समझ लेते हैं 5 करोड़ वैल्यू हो गई और आपने बेच दिया। सो 5 करोड़ के ऊपर आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ने वाला है। प्लस ये 15 साल आपने होल्ड किया, वो पीरियड में आपने प्रॉपर्टी टैक्स भरा है उसके ऊपर, ये भी आपको समझना पड़ेगा। वहाँ से आपने रेंट एक्वायर किया तो आपको इनकम टैक्स भरना पड़ने वाला है। तो एक्चुअल रिटर्न्स आपके कितने हैं उसका कैलकुलेशन आपके पास डे 1 पे होना चाहिए। सो ऐसी सोच आपको रखनी चाहिए टैक्स के बारे में अगर फाइनेंशियल अबंडेंस चाहिए तो। और टैक्स में मेरा लास्ट पॉइंट है, टैक्सेस ऑलवेज बेनिफिट्स रिच पीपल। ये आप समझ लीजिए, टैक्सेस ये हमेशा रिच लोगों को बेनिफिट करते हैं। जितना ज़्यादा टैक्स उतना ज़्यादा रिच का बेनिफिट। अभी आप में से बहुत सारे लोगों को टेंशन होगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो रिच लोग होते हैं उनको तो ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है। ऑलमोस्ट 39% टैक्स है इंडिया में अगर आपका इनकम 3-4-5 करोड़ है साल का तो। लेकिन आपको समझना पड़ेगा इसमें 2 मुद्दे हैं। एक तो ये टैक्सेशन के लॉज कौन बनाता है, तो टैक्सेशन के लॉज इंडिया में लोकसभा राज्यसभा बनाती है। मतलब जो बजट का बिल होता है वो पास करना लोकसभा और राज्यसभा का काम है। तो लोकसभा और राज्यसभा में जाते कौन है? एमपीज़ जाते हैं। सो एमपीज़ इलेक्शन लड़के वहाँ पे जाते हैं। सो लड़ने के लिए उनको पैसे लगते हैं, वो कौन देता है? कॉरपोरेट्स देते हैं उनको, या बिग बिजनेसमैन देते हैं। तो आप समझिए फॉर एग्जांपल मैं एक रिच बंदा हूँ ऐसा मान लेते हैं, और मैंने मेरे एमपी को पैसे दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, पार्टी फंड के लिए, और वो गया
सो क्या वो मेरे अगेंस्ट, मेरा जो इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट जाके कुछ करने वाला है वहाँ पे? ऑफ कोर्स नहीं करने वाला है। सो आप समझ लीजिए इंडिया में जो भी टैक्सेशन लॉज बनते हैं वो जो बड़े कॉरपोरेट्स होते हैं जो पार्टी फंड निकालते हैं उनके फेवर में ही होते हैं। सो टैक्सेस जब भी बढ़ते हैं बड़े लोगों को, रिच लोगों को फ़ायदा होता है, ये आप समझिए। इसमें दूसरा एंगल कैसा है? टैक्सेशन कलेक्ट होता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में और यूटिलाइज होता है किस यूटिलाइज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। मैं मान के जो बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेंडिचर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कौन करता है? बड़े कॉरपोरेट्स करते हैं, बड़े लोग करते हैं। क्या गरीब आदमी जाके इंफ्रास्ट्रक्चर में बिड लगा सकता है? नहीं। सो उसका डायरेक्ट पहला बेनिफिशियरी होता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी इनकम का बड़े कॉरपोरेट्स लोग। सो मुद्दा ये है, आपको सोच हमेशा रिच जैसी रखनी चाहिए। रिच लोग कैसे टैक्स को मैनेज करते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा अगर आपको अबंडेंस लाना है तो। और ये एंगल मैंने आपको दिया है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन। अभी सेकंड दुश्मन आपका है अगर आपके फाइनेंशियल अबंडेंस का, इन्फ्लेशन। सो महंगाई होती क्यों है वो हम समझते हैं। महंगाई होती इतना इसके लिए है क्योंकि सिस्टम में जितना ज़्यादा कैश होगा उतना महंगाई बढ़ती है। मतलब क्या है, अगर मेरे पास 100 रुपये है और मेरे जैसे 100 रुपये होने वाले मार्केट में सिर्फ 10 लोग हैं और 100 रुपये की चीज़ ये 10 लोगों को ख़रीदनी है। अगर ऐसा हुआ मार्केट में पैसे का सप्लाई बढ़ गया और मेरे जैसे 100 रुपये वाले 100 लोग हो गए, तो अभी जो 10 चीज़ें मार्केट में है वो 100 लोग चेस करेंगे। ऑटोमेटिकली वो 10 रुपये की चीज़ का भाव बढ़ के शायद 25 हो सकता है। सो ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ता है मार्केट में। सो मनी सप्लाई क्यों ज़्यादा होता है? तो मनी सप्लाई इसके लिए ज़्यादा होता है जनरली क्योंकि मनी सप्लाई जब भी ज़्यादा होगा तभी लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास अबंडेंस आ गया। मतलब अगर ज़्यादा पैसे कमाने लगा तो मुझे लगेगा कि मैं रिच हो गया। अगर मेरे जैसे 100 लोगों को ऐसे लगने लगा कि मैं रिच हो गया तो शायद मेरा माइंडसेट पॉजिटिव होगा और जो सेंटर में गवर्नमेंट है या स्टेट में गवर्नमेंट है उसको जाके मैं वोट करूँगा। सो पॉजिटिविटी बढ़ती है सोसाइटी में फॉर द गवर्नमेंट, इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है कि पैसे का सप्लाई बना रहे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा। सो जितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का सप्लाई बना रहेगा ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। आपने देखा होगा लास्ट 3 साल में ह्यूमंगस मनी सप्लाई है अक्रॉस द वर्ल्ड ड्यू टू कोरोना क्राइसिस वगैरह वगैरह। इंडिया में भी बहुत मनी सप्लाई है, वो अदर रूट से उन्होंने किया है, अच्छी तरीके से गवर्नमेंट ने मैनेज किया है। फिर भी आप देखोगे यूएस में, चाइना में, यूरोप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ाया गया ड्यूरिंग कोरोना क्राइसिस। इंडिया में भी इन्फ्लेशन ऐसा नहीं है कि बहुत कम है, हायर लेवल्स पे ही है। सो आप जाके गरीब लोगों से पूछोगे आपके आजू बाजू में, मतलब जो लोअर स्ट्राटा होता है समाज का, तो वो बोलेगा कि कितना महंगाई बढ़ गया है। रीज़न है मनी सप्लाई ज़्यादा हुआ है लास्ट 3-4 सालों में। ये मनी सप्लाई क्यों ज़्यादा हुआ मैंने आपको बताया। अभी ये जो है ना इन्फ्लेशन, ये साइलेंट टैक्स ऑन द सोसाइटी है। इनकम टैक्स जो हायर स्ट्राटा का होता है, मतलब जिसका इनकम एक लेवल के ऊपर होता है वो भरता है, लेकिन इन्फ्लेशन 150 करोड़ भारतीय लोग भरते, मतलब उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर रहता है इन्फ्लेशन का। सो ये साइलेंट टैक्स है, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे कैसे बचे मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस में, लेकिन इन्फ्लेशन का सबसे पहला बेनिफिशियरी और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमेशा रिच लोग होते हैं। क्यों? एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लेते हैं मेरा बिजनेस है, 100 रुपये की चीज़ मैं बनाता हूँ और उसके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट है 60 रुपीज़। मैं एकदम आपको क्रूड एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के बेसिस के लिए, इसके बहुत सारे एंगल होते हैं इकोनॉमिक्स के, मैं नहीं लाऊंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होगा चीज़। सो 100 रुपये की चीज़ बनाता हूँ मैं और वो मार्केट में मैं बेचता हूँ और 60 रुपये उसका रॉ मटेरियल कॉस्ट है। तो मोटा मोटी में 40% बनाता हूँ प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट ऐसा मान के चलते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गया, सो ऑफ कोर्स मान लेते हैं इन्फ्लेशन डबल हो गया, तो 60 की चीज़ जो थी, 60 का रॉ मटेरियल, वो 120 का हो गया। सो 120 का हो गया
100 रुपये की जो सेलिंग प्राइस थी वो मैंने बढ़ा के 200 रुपया कर दी। सो जहाँ पे मेरा प्रॉफिट 40 रुपये का हो रहा था वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बनने लगा 80 रुपया। सो आप समझ लीजिए इन्फ्लेशन डबल हो गया तो मेरा रुपी टर्म्स में प्रॉफिट भी डबल हो गया। सो रिच लोगों का फ़ायदा होता है जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, कॉरपोरेट्स का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। जैसे लास्ट 3 साल में आपने देखा होगा कि मार्केट कैसे वन वे डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई है। वही मनी सप्लाई यूटिलाइज करके मैन्युफैक्चरिंग ईजी होता है करना, क्योंकि ईजिली कैश सप्लाई मिलता है कॉरपोरेट्स को और उसका भाव भी ज़्यादा मिलता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। सो प्रॉफिटेबिलिटी आप देखोगे लास्ट 3 साल की बैलेंस शीट, कॉरपोरेट बैलेंस शीट, तो ग्रेजुअली प्रॉफिटेबिलिटी, नेट प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है इंडियन कॉरपोरेट्स की। उसका रीज़न है इन्फ्लेशन ज़्यादा है। अभी आते हैं तीसरे मुद्दे पे जो आपको आपके अबंडेंस से, फाइनेंशियल अबंडेंस से दूर रखता है, वो है कर्जा। सो इसके दो एंगल्स है कर्जे के, एक एक देखते हैं। पहला देखते हैं क्रिएट्स मनी सप्लाई इन द मार्केट। कर्जा क्यों गवर्नमेंट लेती है? एक गवर्नमेंट डेट है और एक पर्सनल डेट है। तो गवर्नमेंट डेट क्यों लेती है? क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होना चाहिए। मनी सप्लाई क्यों ज़्यादा होना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट को नेक्स्ट टाइम वापस इलेक्शन को फेस करना है और उनको सोसाइटी में पॉजिटिविटी क्रिएट करना है। तो ज़्यादा पैसा आता है तो समाज में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो इसके लिए मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा करना ये गवर्नमेंट का काम होता है। ऑफकोर्स ये आरबीआई भी करती है, गवर्नमेंट भी करती है इनडायरेक्टली। सो मनी सप्लाई ज़्यादा करने के लिए कर्जा लिया जाता है बाहर से। अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे देखो, सो मान लेते हैं मेरा इनकम है 30 लाख रुपीज़ एनुअली। अगर मुझे 3 करोड़ का घर लेना है तो उतने तो पैसे मेरे पास है नहीं। सो मेरे फैमिली को मुझे खुश करना है, मुझे खुश होना है, तो मैं 2 BHK 3 BHK खरीदने के लिए 3 करोड़ मुझे चाहिए। तो कहाँ से आएंगे? तो मैं कर्जा लेता हूँ, मैं खुश हो जाता हूँ, फैमिली को खुश करता हूँ। सो मनी सप्लाई बढ़ने से खुशियाँ आती है, ऐसा मान के चलते हैं। सो डेट इसके लिए लिया जाता है। ऑटोमेटिकली लास्ट पॉइंट में हमने देखा था जितना मनी सप्लाई बढ़ेगा उतना इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। सो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है तो उसका बेनिफिट रिच लोगों को होता है। मिडिल क्लास और पुअर लोगों को क्या होता है? तो डिस्पोजेबल इनकम गोज डाउन। इन्फ्लेशन जितना बढ़ेगा उतना मतलब आज समझो मैं 30 लाख रुपीज़ कमाता हूँ, इन्फ्लेशन बढ़ता है, मेरा खर्चा 15 लाख रुपए का 20 लाख रुपया होना चालू हो गया, ऑटोमेटिकली मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम 10 लाख हो गया। तो मैं सिर्फ 10 लाख रुपया ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ ये साल, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। सो इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसा नुकसान होता है, डिस्पोजेबल इनकम कम होता है मिडल और पुअर क्लास का। और डेट हमेशा, जो गवर्नमेंट डेट होता है या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे डेट होता है, वो रिच लोगों को उसका पहला फ़ायदा मिलता है। कैसे? इंडिविजुअल बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरा बिज़नेस है, मैं फाइनेंशियली बहुत रिच हूँ, मेरा बिज़नेस है, मेरे अन्न वस्त्र निवारा एजुकेशन, ये 4 बेसिक नीड्स है, वो वेल टेकन केयर है। अभी इससे ज़्यादा मेरा जो भी इनकम बढ़ने वाला है ना, उससे मेरे जो बेसिक नीड्स है, मतलब समझो मैं 2 चपाती खाता हूँ दिन का, तो मेरा इनकम 30 लैक्स हो या 60 लैक्स हो, मैं 2 ही चपाती खाऊंगा। या हफ्ते में 5 टी शर्ट्स पहनता हूँ तो 5 ही टी शर्ट्स पहनूंगा। भले मैं एक्स्ट्रा वैरायटी रखूँगा, लेकिन एक इनकम, एक एक्सपेंडिचर के ऊपर मेरा एक्सपेंडिचर जाने नहीं वाला है। सो क्या होता है, जब भी सिक्योरिटी मेरे लाइफ में आती है, स्टेबिलिटी आती है, तो मैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी मेरी बढ़ती है। तो मैं ज़्यादा कर्जा लेके, मेरा जो समझ लीजिए 4 शॉप्स है उसको मैं 10 शॉप्स कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेसिक नीड्स वेल टेकन केयर है। सो एज अ रिच पर्सन मेरा कर्जा लेने से फ़ायदा हुआ, मेरे 4 स्टोर से 10 स्टोर्स हो गए। सो मेरा बिजनेस भी बढ़ गया 2.5 टाइम्स। अभी गवर्नमेंट को कैसा, गवर्नमेंट डेट का रिच लोगों को कैसे फ़ायदा होता है? तो गवर्नमेंट जब भी डेट बढ़ाती है तो वो कर्जा जब भी लेती है तो वो मार्केट में इन्फ्यूज़ करती है। तो मार्केट में जितना ज़्यादा मनी सप्लाई होगा उतना इंटरेस्ट रेट कम होगा। तो बड़े कॉरपोरेट्स को कम ब्याज दर पे पैसा मिलता है एक्सपांशन करने के लिए। उनका जो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। सो लास्ट 3 साल में आप देखोगे तो इंडियन कॉरपोरेट्स की
इंटरेस्ट कॉस्ट जो वो कर्जा लेके धंधा करते हैं उसकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुई है, ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, ऑटोमेटिकली बिजनेस साइज इंक्रीज हुई है उनके। इसके लिए मार्केट वन वे डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने डेट लिया है लास्ट 3 4 5 7 8 10 साल से, उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रिच लोग है, ये आपको समझना पड़ेगा। सो मुद्दा मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, तीनों पॉइंट्स का बेनिफिट होता है रिच लोगों को। सो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में हो तो आपको रिच लोगों की तरह सोचना पड़ेगा ये चारों चीज़ों के ऊपर। सो आप मुझे बोलोगे क्या हम बिज़नेस चालू करें? मुद्दा ये नहीं है कि आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, मुद्दा ये है क्या ये तीनों चीज़ों के बारे में आप रिच लोग जैसा सोचते हैं वैसा सोचते हो क्या? तो वो आपको सोच बढ़ानी पड़ेगी, आपका एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। नॉर्मल जो 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 जब भी जॉब करने बंदा जाता है 5 लाख कमाता है, उसका इनकम 10 15 20 लाख होता है। फर्स्ट थॉट प्रोसेस उसकी क्या होती है? मैं टैक्स कैसे बचाऊं? टैक्स बचाने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स है? तो वो क्या करता है, टैक्स बचाने के लिए घर ले लेता है। सो ये पुअर एंड मिडिल क्लास थिंकिंग है। रिच बंदा क्या करेगा? तो वो आपको सीखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है ये तीनों के ऊपर मात करने के लिए, आपके पोर्टफोलियो में आपके इन्वेस्टिंग में इक्विटी एक्सपोजर होना चाहिए। जिनको इक्विटी एक्सपोजर मतलब क्या है नहीं पता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इक्विटी एक्सपोजर मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए और वो एक कंसिडरेबल अमाउंट में होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का मैंने देखा है, नेटवर्थ बहुत बड़ा होता है क्योंकि घर नाम पे होता है, लेकिन इतनी रियल इस्टेट की कॉस्ट होती है, 95% तो उनके पोर्टफोलियो में रियल इस्टेट का वैल्यूएशन होता है। तो रियल इस्टेट का वैल्यूएशन कभी, रियल इस्टेट आपको कभी भी फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं दे सकता है। रियल इस्टेट से अबंडेंस क्रिएट करना है अलग गेम है, ये अलग बिजनेस है। इंडिविजुअल बेसिस पे प्रॉपर्टी लेके आप अबंडेंस नहीं क्रिएट कर सकते हो, आपको इक्विटी एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी ही ऐसा एक असेट क्लास है जो ये तीनों चीज़ों के ऊपर मात कर सकता है। सो आपको इसके बारे में सीखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। मैंने बोला है इसलिए कल जाके डीमैट अकाउंट खोल के स्टॉक्स लेना चालू मत कीजिए, इसको स्टडी लगता है और स्टडी में आपको टाइम देना पड़ेगा। थर्ड मुद्दा है स्टे अवे फ्रॉम कर्जा, स्टे अवे फ्रॉम डेट। ये आपके लाइफ का रूल बना के लीजिए। अभी तो मैंने एक नया रेजोल्यूशन लिया है, मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था, एकदम डिलीजेंटली यूज़ करता हूँ क्रेडिट कार्ड, फिर भी मैंने एक रेजोल्यूशन लिया है यहाँ से आगे मैं क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करूँगा। जो भी मेरा इनकम है उसमें से और इन्वेस्टमेंट से उसमें से मेरे खर्चे मैनेज करूँगा, क्योंकि डेट लेना इट्सेल्फ इज़ अ स्कैरसिटी माइंडसेट, और आपका स्कैरसिटी माइंडसेट है तो फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लाइफ में नहीं आने वाला है। सो कर्जे से दूर रहिए माय फ्रेंड्स। सो बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि फिर घर कैसे लेने का, फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट करने का। सो उसका जवाब देने के लिए मैंने एक ब्यूटीफुल बुक लिखा है, उसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ डेट फ्री लाइफ। बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। उसका अमेज़ॉन का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो जाके बाय कर सकते हो। बहुत ब्यूटीफुल उसका ये आया है फीडबैक, सो आप पढ़ सकते हो। फोर्थ, हायर एंड सीए। बहुत सारे मिडिल क्लास या ऊपर मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो क्लियर टैक्स पे जाके टैक्स फाइल करते हैं, बहुत सारे वेबसाइट आए उस पे जाके टैक्स फाइल करते हैं पैसे बचाने के लिए। लेकिन आप समझिए, अगर आपको फाइनेंशियल अबंडेंस लाना है, मतलब मान लेते हैं आपको 20 लाख का इनकम आपको 1 करोड़ करना है, तो 20 लाख का इनकम 1 करोड़ करना ये एक अलग बॉल गेम है। आपके स्किल से ये नहीं हो सकता है, उसके लिए आपको एक एडवाइज़र्स का टीम बनाना चाहिए। उसमें सबसे पहले आपको सीए को हायर करना चाहिए। अभी कैसे सीए को हायर करना चाहिए? तो ट्रांजैक्शनल सीए को नहीं हायर करना चाहिए, आपको जो वैल्यू एडिशन करे ऐसा सीए हायर करना चाहिए। अभी ट्रांजैक्शनल सीए मतलब क्या है? जो आपका बैलेंस शीट बनाएगा, आपसे बैंक स्टेटमेंट लेगा, फिर आपको रिटर्न फाइल करके देगा और एंड ऑफ द डे बताएगा आपको कि इतना आपको टैक्स भरना है, इतना आपका रिफंड है। ऐसा सीए आपको नहीं हायर करना है। आपको ऐसा सीए हायर करना है जो आपका फ्रेंड हो, जिसके ऑफिस में जाके आप बैठ सको एवरी 2-3 मंथ्स में, और वो आपको सिखाए कि कैसे टैक्सेशन के बेनिफिट्स आप उठा सकते हो। ऐसा आप सीए हायर कीजिए। सो ये मेरा आज का वीडियो था। फॉर योर इंफॉर्मेशन, एवरी
मंडे और ट्यूसडे में नया वीडियो लाता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। आज का अगर वीडियो आपको पसंद है, कंटेंट पसंद है, तो कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स डालिए, मैं उसको रिप्लाई करूँगा पर्सनली। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स में लेके आने वाला हूँ, हैप्पी रिच लाइफ कैसे बनाते हैं उसके ऊपर। सो आज का ये वीडियो यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।